students, I am C. Arshita Rizvani from HR Institute of Studies. Today, we'll be continuing chapter number 6 of Maths for Standard 9 student. In our earlier video, in our earlier session, हमने exercise 6.1 पूरी की पूरी complete कर ली थी, जिसमें अपन ने लीनियर पेयर पे काफी फोकस किया था. लीनियर पेयर अपन को काफी यूजफुल आया था. मैंने आपको बोला था लीनियर पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. आज अपन 6.2 स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हम पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब समझेंगे. ये बात हम लोग 7th स्टैंडर्ड में से पढ़ चुके हैं. 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9th में. तो मुझे पता है आपको आता है, बट स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार रिवाइज कराने की. तो क्या बोलते हैं, देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट. ये बहुत अच्छे से सुनना अगर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में अच्छे से नहीं समझा है, बिकॉज 6.2 पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है. ये समझ ले तो 6.2 चुटकियों में हो जाएगी, और ये नहीं समझ आए तो हर स्टेप में डाउन. तो बोला है कि सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. दो पैरेलल लाइन पे जब एक ट्रांसवर्सल ऐसे पास होती है, इसको बोले ट्रांसवर्सल. ये दो पैरेलल लाइन है, इसको मैं लाइन दे देती हूँ. ये होती है लाइन L और सपोज ये लाइन M, और ये सपोज P Q ट्रांसवर्सल. ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती है? पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. अपन को बात पता है. ये पे पैरेलल लाइन आगे बढ़ती जाएगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. पैरेलल परपेंडिकुलर इज लाइक दिस, पैरेलल इज लाइक दिस. वो दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती. तो दो पैरेलल लाइन और फिर ट्रांसवर्सल. जब ऐसा सिचुएशन होता है व्हेन देयर इज टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल उस पे होती है, तो अब देखो क्या होता है. मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 खाली एंगल के नाम. इसमें अलग अलग एंगल के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? ये वन है, इसकी बाजू वाला छोड़ दो, उसके नेक्स्ट मतलब 6. मतलब 1 और 6 कैसे एंगल हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो सबसे पहला पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड 6. दूसरा देखो, इसके नीचे जाओ 4. 4 के बाद क्या है? 6. तो 6 को छोड़ दो. 6 के बाद क्या है? 8. उसको लो. तो 4 और 8. तो 4 और 8. अब इधर देखो, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? 2 2 और 5. 2 के बाद 3 है, उसको छोड़ दो. उसके बाद वाले को लो. 2 और 5. फिर कौन सा है? ये 3 और 5 को छोड़ दो. कौन सा लो? 7. तो 3 और 7. ये अपन ने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में भी. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. मैं सारे एंगल बताती हूँ, उसका रिलेशन बताती हूँ. नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं वो देखते हैं. VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये एग्जैक्टली जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती तो दो आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट. तो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 5 और 8 वर्टिकली अपोजिट है, 7 और 6 वर्टिकली अपोजिट है. क्लियर? तो 1 और 2, 1 and 2, सॉरी 1 and 3, 2 and 4, फिर 5 और 8 और 7 and 6. उसके बाद अपन पढ़ते हैं इंटीरियर. चलो उसके बाद पढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. कौन सा एंगल? थर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब बच्चों मुझे बताओ कि ये सारे एंगल में से अंदर के एंगल कौन से लग रहे हैं? इंटीरियर एंगल. दिस 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 दिस, ये चारों इंटीरियर लग रहे हैं ना अंदर, ये दो लाइन के बीच में. तो 3 4 5 और 6 कैसे एंगल है? इंटीरियर में, अंदर में. अब उनको इंटीरियर नहीं, सिर्फ इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर. ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट. ये और ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. मतलब इंटीरियर मतलब ये चार एंगल में से कुछ होगा. ऑल्टरनेट मतलब टेढ़ा ले लो. 3 और 6 और 5 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? 3 and 6, 5 and 4. समझ है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब एक और पढ़ते हैं इंटीरियर में. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. कौन सा है? फोर्थ. इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल.
इंटीरियर एंगल कौन सा, ये चारों अंदर के, इधर में से ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब 3 और 5 दोनों सेम साइड पे ना, और 4 और 6 सिंपल ना, 3 and 5, 4 and 6, मतलब सिंपल सी बात बोली, दो इंटीरियर एंगल पड़े, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब पहले 4 इंटीरियर एंगल को देखो, ऑल्टरनेट मतलब 3 और उसका ऑल्टरनेट कौन सा है 6, 5 और उसका ऑल्टरनेट 4, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब इंटीरियर एंगल सेम साइड पे 3 और 5, 4 और 6। क्लियर? ये मेन में ना 2-3 और है, बता देती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ जगह कमी के कारण। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर में कौन सा एंगल है, दिस 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 दिस, ये 4 बाहर के एंगल दिख रहे हैं, ये अंदर के एंगल थे, तो इसके ऊपर वाले ये बाहर के एंगल। ऑल्टरनेट मतलब ये 2, तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा 8, ये 1, तो इसका ऑल्टरनेट 7। सिंपल। और आई होप मैं कुछ छूट नहीं रहा हूं मुझसे, फिर भी अगर कुछ छूट गई तो बाद में सम्स के साथ करा दूंगी। अभी सबसे पहले ध्यान रखो, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल, ऑलवेज करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? ये सारी बात समझती हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 1 और 6, तो 1 और 6 कैसे होंगे हमेशा इक्वल। 4 और 8, तो 4 और 8 हमेशा कैसे होंगे इक्वल। 2 और 5 कैसे होंगे इक्वल, और 3 और 7 कैसे होंगे इक्वल। क्यों? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होते हैं जब 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल। ये बेस है हर चीज का, 2 लाइन उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल, तभी ये चीजें होंगी। या तो उल्टा, अगर ये चीजें हैं तो 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल, यू कैन टेक इट इन एनी वे। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमेशा कैसे होते हैं इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमेशा कितने होते हैं इक्वल। देख 1 और 3 कैसा होगा इक्वल, बिकॉज वीओ है वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4 कैसा होगा इक्वल। सिमिलरली 5 और 8 भी इक्वल, और 7 और 6 भी इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमेशा कैसे होते हैं इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमेशा कैसे होते हैं इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 3 और 6 ये कैसे इक्वल, 4 और 5 भी इक्वल। अब जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब ये जो 3 और ये जो 5 है, इन दोनों का सम कितना होगा 180। मतलब ये हमेशा कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। 180 मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो, सप्लीमेंट्री। मतलब स्टूडेंट से ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल और द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमेशा कैसे एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज उनका सम हमेशा 180 होता है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल, ये 2 और 8 इक्वल, 1 और 7 इक्वल। क्लियर? सो ये ना अपन ने पहले स्टैंडर्ड में ही पढ़ा। स्टिल एक बार रिकैप, अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं वो पढ़े, वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं सप्लीमेंट्री, दैट इज उन दोनों का टोटल होता है 180। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी कैसे होते हैं इक्वल। चलो अब ये अंडरस्टैंडिंग से हम बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब 2 लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो तभी ऐसा होता है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, जब तक बोर्ड एक बार रब कर देते हैं। ओके, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग फिगर दिया है तो क्या बोले, पहले फिगर बना देते हैं। देखो कैसा फिगर है, एक लाइन है ए बी, दूसरी एक लाइन है सी डी, फिर एक ट्रांसवर्सल ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। देखो अब ये है, ये एंगल है 50 डिग्री, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 130। इतना डिटेल्स दी हुई है। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अपन को एक्स और वाई की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये 3 चीजें अपन को प्रूव करनी है। अब ये चीज ध्यान रखो, जब मैंने ये ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट बताया तो मैंने पहले बताया 2 लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन को प्रूफ ही करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
तो मतलब ये अभी तक पैरेलल है ऐसा बोला ही नहीं, तो अपन को तो ये चीज प्रूव करनी, तो कैसे करेंगे? तो देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे एक रे दिख रही है, तो ये जो आजू बाजू के एंगल है वो क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर। अपन ने 6.1 में भी बहुत किया है, मैं बार बार बोलती हूँ ज्योमेट्री इज अबाउट विजुअल पावर। आप कितना विजुअलाइजेशन पे फोकस कर सकते हो। ये लाइन है, ये लाइन पे क्या है? ये एक रे, और ये जो आजू बाजू के एंगल है वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, मतलब 180 वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट इज की, जस्ट अ मिनट, इसको नाम दे दो पी क्यू। तो व्हाट यू विल राइट, सबसे पहले मैं यहां लिख रही हूं कि पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ये पी क्यू क्या एक स्ट्रेट लाइन है और ये उस पर ट्रांसवर्सल है। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ई स्टैंड्स ऑन इट, इधर मैं इसका नाम ई ले लेती हूँ। ये पी क्यू स्ट्रेट लाइन और ई ए उस पर, एंड ई ए इज अ रे ऑन इट, ई ए उस पर एक रे है, मतलब ये लाइन है उस पर रे। तो एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी प्लस एंगल ए ई, यहाँ पे नाम नहीं, नाम कुछ भी देते हो, इसको एफ दे देती हूँ। तो ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, ये दोनों मिलके कितना होगा? 180। क्यों? बिकॉज लीनियर पे। तो ए ई पी कितना है? ए ई पी 50 है। ए ई एफ एक्चुअली क्या एक्स है, तो मैं एक्स लिख देती हूँ ए एफ के बदले, एक्स इज इक्वल टू 180। सो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 50। सो एक्स इज इक्वल टू 180 में से 50 गया तो कितना बचता है? 130 डिग्री। मतलब मुझे एक्स की वैल्यू तो मिल गई यहाँ पे 130 डिग्री। अब ये 130 है और ये भी 130 है, मतलब ये x भी 130 और ये भी 130 है, ठीक है। ये दोनों कैसे एंगल्स है? ये x, अच्छे से देखो, ये x और ये वाला एंगल, ये कैसे एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको दिख रहा है कि ये इसके बाद ये छोड़ा और ये दोनों कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग। x, और इसको मैं सपोज नाम दे देती हूँ आपके लिए, जस्ट टू आपको दिखाने के लिए, ये इसको मैं 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ। तो ये दोनों कैसे, इसको 3 बोल देती हूँ। ये 1 और 3 कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग, बिकॉज ये एंगल फिर ये वाला छोटा फिर ये, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैंने आपको बताया था जब ए बी पैरेलल टू सी डी होता है तब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे मैंने ये प्रूव कर लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मैं बोल सकती हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जस्ट अ मिनट, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब जब एंगल सी एफ क्यू वुड बी इक्वल टू एंगल वाई। क्यों? बिकॉज वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल सी एफ क्यू कितना है? 130 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू एंगल वाई, देयरफॉर एंगल वाई कितना हुआ? 130। अब आपको दिख रहा है कि एंगल वाई और एंगल एक्स ये दोनों इक्वल है, 130 है, मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अब एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कंसेप्ट छोड़ो, अपन इस तरीके से करते हैं। एंगल एक्स और वाई कैसे थे? देखो ये कैसे एंगल है? इंटीरियर में, और कैसे ऑल्टरनेट है, तो ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ए बी वुड बी पैरेलल टू सी डी। मैंने आपको क्या बोला? जब ए बी सी डी से पैरेलल होगा तब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो व्हाट यू विल राइट एज alternate interior angles are equal, therefore we can say कि AB is parallel to CD। तो आपका तीनों चीज हो गया, हमने x भी निकाल दिया, x कितना आया? 130, y निकाल दिया, y भी 130, और ये भी प्रूफ कर दिया, है ना। कैसे किया अपन ने? वापस एक बार से फिगर के थ्रू समझा रही हूँ, इस सब रब कर देती हूँ जिससे आपको विजुअल क्लियर है। सिर्फ फिगर पे ध्यान देना। क्वेश्चन में ये 50 दिया हुआ है, ये 130 दिया हुआ है, सिर्फ फिगर पे फोकस।
अब आपको ये नहीं, अब आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि अभी आपको कुछ बोला नहीं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो लीनियर पेयर तो अपन बिना पैरेलल के बना सकते हैं। सो ये लाइन, ये दोनों लीनियर पेयर बनते हैं, टोटल 180 होता है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 130। अब ये 130 है, ये 130 है, तो ये भी 130 होगा, बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए भी पैरेलल होना जरूरी नहीं है, बी इज पैरेलल टू बी डी। अब ये 130, ये भी 130, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर? गो थ्रू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, फिगर। 3 लाइन है ए बी सी डी और ई एफ। दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, एंड द थर्ड वन इज ई एफ। और ये उस पे एक लाइन है ट्रांसवर्सल, है कि नहीं वो पढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ फिगर बना रही हूँ अभी, हाँ, और मैं कुछ कर नहीं रही। बोला ये एक्स नहीं, ये एक्स है नीचे वाला, इसके लिए कुछ नहीं बोला, ये वाई है, ये जेड है। फिगर बनाया, बोला द फॉलोइंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। बोला जो ए बी है ना वो सी डी से पैरेलल और सी डी ई एफ से पैरेलल है। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. तो अल्टीमेटली AB भी EF से पैरेलल ही होगा ना। जब AB CD से पैरेलल है और CD EF से पैरेलल है तो AB और EF भी पैरेलल ही होगा। ऑब्वियस A is equal to B and B is equal to C, मतलब A is equal to C ना। तो जब AB CD से पैरेलल है और CD EF से पैरेलल, तो बट ऑब्वियसली AB भी EF से पैरेलल हो गया, तो AB is also parallel to EF। ये सब अपन को चीजें गिवन है। फिर बोला है y और z का रेशियो बता दिया, y इज टू z का रेशियो है 3:7, y का ये रहा, z का ये रहा, इन दोनों का रेशियो बता दिया 3:7। मैं इसको y 3x लिख सकती हूँ और z 7x लिख देती हूँ। रेशियो से मैंने x के फॉर्म में करा। अपन को क्या फाइंड करना है, x। ठीक है, ओके, अपन को x फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ए बी और ई एफ भी पैरेलल है, तो एक बार के ना आंखों से सीधी हटा दो एक बार के लिए। तो मैं इसका यहाँ पे छोटा सा फिगर बना देती हूँ, मतलब ए बी और ई एफ भी पैरेलल है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो ए बी पैरेलल टू ई एफ और ये ट्रांसवर्सल, तो देखो ये एक्स है और ये वाला जो है वो जेड है। तो मैं बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल टू जेड, बोल सकते ना, क्योंकि x और z क्या है, x और z कैसे हो जाएंगे, x और z हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z क्यों? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑब्वियसली ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है दोनों। तो मतलब ये 7x है, तो मैं इसको भी 7x बोल सकती हूँ क्योंकि x और z तो इक्वल है, तो मैं x इज इक्वल टू z की वैल्यू 7x है तो उसको 7x बोल सकती हूँ क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जब AB इज पैरेलल टू EF। अब देखो ये 7x और 3x ये दोनों कैसे एंगल हो गए, 7x और 3x ये इंटीरियर एंगल और दोनों सेम साइड पे, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे मैं ये रख कर रही हूँ, ये पूरा पार्ट रख कर रही हूँ। यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इन दोनों का टोटल 180 होगा। क्यों 180 होगा? बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। क्यों 180 है? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है 180। तो एंगल x कितना है 7x
और एंगल y कितना है 3x इज इक्वल टू 180. 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0 0 कट. x की वैल्यू क्या है 80. अभी तो सिर्फ x की वैल्यू मिली है राइट. अभी सिर्फ क्या मिली x की वैल्यू. अब देखो एंगल x कितना होगा. एंगल x कितना एंगल x 7x. 7x तो 7 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू देखते हैं. x कितना 18. 18 7 से होता है 126. तो ये एंगल x की वैल्यू क्या आ गई 126. अब हमको क्या क्या फाइंड करना है. एंगल x ही फाइंड करना था. तो ये एंगल x क्या आ गया 126. कैसे आया वापस समझा रही हूँ. अपन को बोला ए बी सी डी और ई एफ 3 लाइन दी और बोला ए बी सी डी से पैरेलल है, सी डी ई एफ से पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है. फिर अपन को ये नहीं दिया हुआ था. अपन को दिया हुआ था कि y और z का 3:7 का रेशियो है. तो मैंने 3x:7x लिख दिया. फिर मैंने बोला कि ये जो z है और ये x है ये दोनों है ना इक्वल है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो जब ये 7x था तो इसको मैंने 7x लिख दिया. फिर मैंने बोला ये जो दोनों एंगल है वो एंगल का टोटल होगा 180. क्यों? बिकॉज दोनों इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है. और देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का टोटल 180 होता है. ये इक्वेशन बना के मैंने x की वैल्यू निकाली. फिर 7 मल्टीप्लाई बाय x करके एंगल x की वैल्यू निकाली. क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर 1 and 2. अब अपन प्रोसीड करते हैं सम नंबर 3. ओके लेट्स स्टार्ट सम नंबर 3. सम नंबर 3 का डायग्राम बनाओ फटाफट. मैं भी डायग्राम बनाती हूँ, तुम लोग भी अपनी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल डायग्राम बनाओ. क्वेश्चन नंबर 3. देखो ये एक लाइन बनाई मैंने. ये अपना A और ये अपना B. नीचे एक लाइन बनाई. ये है C और ये है D. सेंटर में एक लाइन E F और ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और ये E को यहाँ पे G से कनेक्ट कर लिया. बस इतना ही. फिर देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में. इन द फॉलोइंग फिगर AB is parallel to CD. ये जो AB है ना वो CD से पैरेलल है. चलो पहले लिख दो AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD. ये जो EF है ना वो CD पे क्या है परपेंडिकुलर है. जब भी ये परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री फॉर्म करता है. तो इसके बस इतना ही रोल है कि जो EF है ना वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है टू CD. पैरेलल की साइन क्या होती है ऐसी और परपेंडिकुलर की साइन क्या होती है ऐसी. पैरेलल की साइन ऐसी, परपेंडिकुलर की ऐसी. क्लियर? तो बोला है कि जो EF है ना CD से परपेंडिकुलर है. फिर एंगल GED आपको 126 दिया भाई. एंगल विजुअल ना स्टूडेंट्स. GED मतलब ये एंगल GED एंगल मतलब ये पूरा का पूरा एंगल दे दिया है 126. तो मैं लिख देती हूँ एंगल GED is equal to 126 degree which is given, isn't it? अब आपको क्या फाइंड करना है. AGE. AGE देखो AGE मतलब दिस इज A, दिस इज G, दिस इज C. मतलब ये एंगल फाइंड करना है. तो क्या फाइंड करना है एंगल AGE. एक तो ये फाइंड करना है. फिर एंगल GEF. GEF मतलब GEF मतलब ये पार्ट GEF भी फाइंड करना है. फिर क्या फाइंड करना है FG. F का FGE मतलब ये पार्ट भी फाइंड करना है. FGE. this. अब देखो स्टूडेंट्स मैं ये एक बार हटा देती हूँ इससे जिससे क्लैरिटी आए. सॉरी. अपन को ना AGE तो फाइंड करना है. आपको पता है AGE फाइंड करना है. अब क्या देख सकते हैं जब AB और CD पैरेलल है और ये EG ट्रांसवर्सल है. विजुअल करो जो मैं बोल रही हूँ उस पे. AB और CD पैरेलल है और ये जो GE लाइन दिख रही है वो ट्रांसवर्सल है. AB और CD पैरेलल है और ये जो EG लाइन दिख रही है वो ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल और ये पूरा एंगल कैसे हो जाएंगे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए.
ये दोनों अंदर के एंगल्स और ऑल्टरनेट में, तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होता है, इक्वल। तो जब ये 126 है पूरा, तो ये भी क्या होगा 126। तो पहला मुझे AGE तो मिल गया, कैसे लिखोगे, एंगल AGE would be equal to angle GED. Angle AGE, this angle would be equal to GED is equal to पहले ना ये लिखने से पहले हमेशा क्या लिखने का, ऑलवेज जब भी ये चीज लिख रहे हो आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले कि AB as AB is parallel to CD and GE is transversal। पहले लाइन ही लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जब ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तभी वो चीज इक्वल होगी। सो यू हैव टू राइट AB is parallel to CD and GE is transversal, then angle AGE would be equal to angle GED। क्यों, बिकॉज से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल AGE कितना हो जाएगा, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED कितना है 126 दिया हुआ है, तो एंगल AGE भी कितना हो गया 126। पहला तो आ गया। दूसरा भी बहुत सिंपल है, देखो ये पूरा एंगल 126 है और उसमें से इतना भाग 90 है और आपको इतना भाग चाहिए, तो कैसे पता चलेगा, ये पूरा भाग, ये जो आपको सर्कल मेरे हाथ से दिख रहा है, ये पूरा एंगल 126 है और उसमें से इतना भाग, ये पूरे का इतना हिस्सा 90 है, तो बाकी का हिस्सा कैसे पता करेंगे, 126 में से 90 माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे 126 माइनस 90 दैट इज, ये क्या होगा, ये पार्ट होगा 36। अब ये कौन सा एंगल है एक्चुअली, GEF, और ये अपन को फाइंड करना GEF, वो भी मिल गया। वापस देखो ये जो पूरा एंगल है वो 126 है और उसमें से ये जो हिस्सा है वो 90 है, पूरे में से इतना हिस्सा 90, तो बाकी का हिस्सा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से आधे को माइनस कर लो, 126 माइनस 90 दैट इज 36। तो मुझे ये भी मिल गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, मैं ये पार्ट रख कर रही हूं, ये मैं आपको लिखना मेरा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जगह कम पड़ती है, ठीक है। तो व्हाट यू विल राइट की जो एंगल GED आपको निकालना है, इन छोटे एंगल GED पूरा GED एंगल GED वो क्या होगा, एंगल GEF प्लस एंगल FED, इन दोनों का टोटल होगा ना, ये जो पूरा एंगल है वो इसका और इसका टोटल होगा, तो एंगल GED इज इक्वल टू GEF और FED। तो GED पूरा कितना है 126, GED पूरा 126 और GEF कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है एंगल GEF। और एंगल FED कितना है, FED तो 90 है पता है 90, तो GEF कैसे मिलेगा, GEF इज इक्वल टू 126 प्लस से उधर जाएगा हो जाएगा माइनस 90, therefore angle GEF is equal to 36। ये भी मिल गया। अब जो थर्ड चीज अपन को फाइंड करनी है वो FG का है, ये F ये G और ये, अब मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है। ओके अपन को FGEF फाइंड करना है। ओके अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं अपन, लीनियर पे यूज कर सकते हैं इधर, जस्ट अ मिनट। FGE जो है अपना FG और जो आपका ओके तो क्या करोगे आप, FGE और GED, GED ओके। देखो अलग अलग मेथड आपको मैंने बताया, एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, ये लाइन आपको दिख रही है लाइन और ये इस पर वो है रे, तो ये दोनों जो आजू बाजू के एंगल वो कैसे होंगे 180, लीनियर पे 180 हुआ, तो 180 में से 126 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। सिंपल, वापस समझा रही हूँ, अपन को ये एंगल फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये लाइन है, ये लाइन पे रे पास हो रही है, तो आजू बाजू की जो एंगल है वो क्या बनाते हैं लीनियर पे, लीनियर पे का टोटल हमेशा कितना होता है 180, उसमें से एक 126 है तो दूसरा 54, तो इसको आप लिखोगे प्रॉपरली कि लिखोगे कि ए बी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और उस पे जो GE वो रे है या GE लाइन है which stands on it, तो एंगल AGE
प्लस एंगल EGF, ये दोनों का टोटल 180 होगा बिकॉज लीनियर पेयर है। एंगल AGE 126 ऑलरेडी है, एंगल EGF फाइंड करना है। EGF बोलो या FGE बोलो, ठीक है, एक ही बात है। क्वेश्चन में FGE लिखा है तो मैं FG लिख रही हूँ, FGE। तो आपको फाइंड करना एंगल FGE इज इक्वल टू 180। तो क्या करोगे, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, दैट इज एंगल FGE इज इक्वल टू 54। क्लियर, तीनों एंगल मिल गए। तो स्टूडेंट्स वापस सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना। डायग्राम पे फोकस कराने के लिए मैं बाकी की चीजें रब कर रही हूँ जिससे आपका अटेंशन डायग्राम पे ही आए। जस्ट अ मिनट। इतना दिया हुआ था, आपको 3 एंगल निकालना है। पहले कौन से निकालने में नाम वाम नहीं दिए, सिंपल समझा रही। एक ये और एक ये जो स्टार्ट किया। सबसे पहला जो एंगल निकालना बहुत इजी है, ये वाला। इसको मैं 1 लिख देती हूँ, इसको 2 और इसको 3। सॉरी, इसको 1, इसको 2, इसको 3। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, यू डोंट हैव टू राइट दिस वे। एंगल 1 और ये पूरा, ये कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, बिकॉज AB और CD पैरेलल है और ये GE ट्रांसवर्सल। तो 1 और 2 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, तो ये पूरा 126, तो ये भी 126। क्लियर। उसके बाद ये फाइंड करना है। तो ये जो पूरा 126 है और उसमें से इतना हिस्सा 90 है, तो बाकी का कैसे मिल जाएगा, पूरे में से इतना माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 36। उसके बाद ये फाइंड करना, तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर। तो 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा 54। क्लियर। चलो अब अपन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बस को गो थ्रू करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, काम करते हैं अपना हम लेक्चर यहाँ भी कंप्लीट करते हैं। अपन ने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और 3 क्वेश्चन पूरे अच्छे से सॉल्व किए। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट सेशन में 3 ही क्वेश्चन बाकी है, वो करके पूरा 6.2 कंप्लीट कर देंगे। टिल देन गुड बाय।